न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की शदीद नाराजगी। कहा, सियासी लीडरों के खिलाफ बोलने पर जेल, लेकिन मेरे नबी की शान के बारे में बकवास की जाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। भिवंडी के जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा। कहा, बीजेपी और RSS के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ कर दिया है ऐलान जंग। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने भी भिवंडी जलसे से किया खिताब। कहा, हम मजलिस वाले सियासत से नहीं बल्कि मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हैदराबाद के इलाके तुर्कमेजाल में गवर्नमेंट लैंड्स को फरोख्त करने के लिए TRS हुकूमत तैयार। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने ट्वीट करके दी जानकारी। किसानों से धान की खरीदी के अमल में तेजी पैदा करे तेलंगाना हुकूमत। कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर का KCR से मुतालबा। और गोपालपेट के टकीला पब पर पुलिस का रेड। काबिल एतराज डांस करने और रात देर गए तक हंगामा राय का इल्जाम। 18 अफराद बिशमूल 8 डांसर्स को किया गया गिरफ्तार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल महाराष्ट्र के भिवंडी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए नबी की शान में गुस्ताखी की शदीद अल्फाजों में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार, PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन मेरे नबी की शान के बारे में बकवास की जाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। हिजाब, हलाल गोश्त, मस्जिद, अजान, CAA सब पे होते होते अब टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया, मगर आपको बता रहा हूं और आप गवाह हैं मेरी इस बात का कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ, क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे? तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं। बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर।
जलसे-आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर भी तफसीली खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने हिजाब, हलाल गोश्त पर भी बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक मैंने पहले ही कह दिया था, ताहम मेरी बातों को नजरअंदाज किया गया कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। हलाल पे गोश्त पे नहीं बोलेंगे, हिजाब पे नहीं बोलेंगे, अज़ान पे नहीं बोलेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने की बात पर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुसलमान को डराओ, वो तो हमारा कैदी है, और हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोट हमको नहीं मिलेगा। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे अंदेशा है कि इस फैसले के बाद और मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने नाम लेकर कहा था, ज्ञानवापी, मथुरा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, सब सच साबित हो रहा। आज उस वक्त भी सब गालियां दिए मुझे। मैं भिवंडी की आवाम से, भारत के मुसलमानों से और भारत के हमारे हिंदू दलित भाइयों से जो अम्बेडकर और गांधी को अपना लीडर मानते हैं, इस दीवाने की बात का यकीन थोड़ा करो। तुम मुझसे नफरत करो इंफरादी तौर पर, मगर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को सुनो, याद रखो। ताजमहल के कमरों को खोलकर देखने का मुतालबा करने वालों पर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज किया। उन्होंने मज़ाहिर अंदाज में इस बारे में पीएम मोदी को भी घेरे में लिया। ह्यून सांग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो, ये संगी नहीं पढ़ते। काली मुगल 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 बोलो कौन? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो आप, किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना है तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे। तो इसलिए खोद रहे वो लोग कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है कहां है कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। भिवंडी में जलसे-आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी सरबराह शरद पवार पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी तो उन्होंने संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई न करने की बात कही, लेकिन अपनी ही पार्टी के मुस्लिम लीडर नवाब मलिक के लिए कुछ नहीं कहा। कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि भला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दलाइल और दलील दे रहा हूं। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया जनाब शरद पवार साहिब दिल्ली जाकर दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शरद पवार साहिब ने
देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त भारत के बादशाह बने बैठी हैं, उनसे कहा कि संजय राउत पर कुछ मत करो, उसको जेल में मत भिजाओ, उसके खिलाफ इंक्वायरी मत करो। मैं पूछना चाह रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया, मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मुंबई के इलाके भिवंडी में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए पुरजोर अंदाज में कहा कि हम मजलिस वाले सियासत से नहीं बल्कि मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मैं आज महाराष्ट्र के तमाम पुलिस अधिकारियों को और महाराष्ट्र की सरकार को भिवंडी की आवाम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। हमें सियासत से मोहब्बत नहीं है, इस देश से मोहब्बत करते हैं हम लोग। इस राज्य से मोहब्बत करते हैं, शहर से मोहब्बत करते हैं। जिस सरजमीन पे हम अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर किसी के जहन में ये बात है कि मजलिस आएगी तो कहीं माहौल गड़बड़ा जाएगा, हम तो कितने आज फितने सह रहे हैं, हम कैसे कैसे हालात से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम सब्र का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन सरकारों के ऊपर नहीं है, हमारा यकीन हमारे अल्लाह के ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझो। ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए एक पैगाम है, हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझो। सर झुका के अगर हम चलते हैं तो सिर्फ खौफ खुदा से। आज इस मुल्क के अंदर जो हालात है उसे देखते हुए आप खुद समझ रहे होंगे कैसे कैसे मुद्दों को हर महीने हर 15 दिन के बाद निकाला जाता है, सिर्फ अहम मुद्दों से भटकाने के लिए। और ये जो आए हैं ना पूरी की पूरी फौज लेकर, आज ये पैगाम दो कि मजलिस ने भिवंडी की सरजमीन से ये ऐलान किया है कि हमें सियासत से मोहब्बत नहीं है, हम मुल्क से मोहब्बत करने वालों में से हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए पोरबंदर पहुंचे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेशक हम गुजरात इलेक्शन लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे इस पर कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। पार्टी का प्रोग्राम है, मंगरौल में हमारी सभा है, तो इसीलिए हम पोरबंदर आए और आज हम मंगरौल में हमारे पार्टी के मेंबरशिप मीटिंग है और वहाँ के जो उलमा इकराम हैं उनसे भी हमारी मुलाकात है और उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में लगे रहे हैं और हमारे गुजरात के अध्यक्ष जनाब साबिर भाई साहब हैं,
तो प्रोग्राम बनाए हैं। आइंदा इतवार को भी मैं आने वाला हूँ, तो कच्छ में हमारा प्रोग्राम होगा। तो विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में आ रहा हूँ। कोशिश पूरी चल रही है, अच्छी मेहनत चल रही है। आपको मालूम होगा कि जब लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए थे अहमदाबाद में, भरूच में, मोडासा में और गोधरा में, तो सिर्फ 10-12 दिन की तैयारी थी और उसमें हमारे कॉर्पोरेटर जीत कर आए थे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी अच्छी तरीके से पूरी तैयारी कर रहे हैं। संगठन साबिर भाई जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी मजबूत किया है, अच्छी टीम खड़ा की है, तो ये अच्छी कोशिश चल रही है। अभी ये तो जल्दी होगा बताना, मगर लड़ेंगे ज़रूर। उसका नंबर क्या होगा वो चुनाव के करीब साबिर भाई साहब बताएंगे। खास करके ये इलेक्शन का आपकी पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा डेवलपमेंट है, मुद्दा विकास है, मुद्दा नौजवानों में बेरोजगारी है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं और अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाना है। तो ये अहम 5-6 मुद्दे हैं। हैदराबाद के इलाके तुर्कमजल में गवर्नमेंट लैंड्स को फरोख्त करने के लिए टीआरएस हुकूमत तैयारी कर रही है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने इस बात की इत्तला ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आउटर रिंग रोड के हुदूद में अपार्टमेंट्स मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए डेवलपर्स और दीगर के लिए मौका फराहम किया जा रहा है। MSTC पोर्टल के जरिए ई ऑक्शन किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने किसानों से धान की खरीदी के अमल में तेजी पैदा करने का रियासत की टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 56 मैट्रिक टन धान की पैदावार के मुकाबले में हुकूमत ने ताहाल 50% धान की खरीदी नहीं की है। मोहम्मद अली शब्बीर जिला कामारेड्डी के राजमपेट में रैतु रचाबंडा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस सिलसिले में सीनियर ओहदेदारों का इजलास तलब करने और धान की खरीदी में तेजी पैदा करने का मशवरा दिया। कांग्रेस की जानिब से जारी करदा किसान डिक्लेरेशन की तफसीलात से भी उन्होंने काश्तकारों को वाकिफ करवाया। जिला राजन्ना सिरसिला के तंगालापल्ली मंडल मुस्तकिल पर टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रचाबंडा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत सदर जिला कांग्रेस एन सत्यनारायण गौड़ ने की। इस प्रोग्राम में उन्होंने अवाम मुखालिफ और किसान मुखालिफ पॉलिसियों को अपनाने का टीआरएस पर इल्जाम लगाया। ఖచ్చితంగా ఎవరైతే అర్హులైతారో వారందరికీ మేము అండగా ఉండి దగ్గర ఉండి వాళ్ళందరికీ మేము తప్పకుండా ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటామని చెప్పి సందర్భంగా చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఎవరైతే భూమి యజమానులు ఉన్నారో, ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే ముఖ్యంగా ఏకకాలంలోనే 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీని ప్రకటించే విధంగా తొలి సంతకం ఉంటుందని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు స్వయంగా రాహుల్ గాంధీ గారి మీటింగ్లో ప్రకటించడం జరిగింది। आज हैदराबाद के इलाके अंबरपेट की बड़ी मस्जिद में हज कैंप साल 2022 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर उलमा व जिम्मेदारान ने हज के मसाइल बयान किए, हज की फजीलत, हज के अरकान और वाजिबात पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी स्टाफ मौजूद था। वहीं एरिया MIM लीडर मोहम्मद भाई ने हज कैंप के इनेकाद के इंतजामात संभाल कर उसे कामयाब बनाया। मकरूह वक्त क्या है तो देखिए, ज़वाल के वक्त में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और फिर असर के बाद भी नफिल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, सूरज के बिल्कुल तुलू होने के वक्त भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, आयत गुरूब के वक्त भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, फजर के बाद से लेकर इशराक तक भी नफिल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये 5 औकात ऐसे हैं कि इनके अंदर नफिल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। तो नमाज पढ़ने के बाद अब अपने सर पर जो चादर ओढ़कर इहराम की नमाज पढ़ रहे थे, चादर को सर से हटा दें, हटाकर किबले की तरफ ही चला करके बैठ जाएं और नियत कर लें। हज तमत्तु करने वाले हैं तो नियत करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। क्योंकि हज तमत्तु में पहले सिर्फ उम्रे की नियत से इहराम पहनना है, तो पहले उम्रे की नियत कर लें। ऐ अल्लाह, अरबी में याद न हो तो उर्दू में भी नियत कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। बात तो ये है कि तमाम इबादत की कबूलियत का दारोमदार नियत पर है, इसलिए तस्हीह नियत ज़रूरी है। हदीस पाक में आता है
बिन्नियात है। आमाल का दारोमदार नियत पर है। नियत खालिस होनी चाहिए। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दें, अल्लाह की रज़ा उसकी खुशनुदी को पेश रखकर पहले नज़र रखकर इबादत का एहतमाम करें। इबादत में एक अहम तरीन इबादत बैतुल्लाह शरीफ का हज है। बैतुल्लाह शरीफ की बड़ी अज़मतें कुरान पाक में भी आई हैं, अहादीस मुबारका में भी वारिद हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज ये इज्तिमा जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं उन सब के जो है तो उन सबको जो है रहबर करने के लिए ये इज्तिमा किया गया है। यहाँ पर जो है जो भी इरफान साहब है और जामा मस्जिद के अंबरपेट जामा मस्जिद के कमेटी वाले हैं, इसको जो है पूरे तरीके से अच्छे तरीके से कामयाब करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी करें। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ की जानिब से बोर्ड के नए चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान को फूलों का गुलदस्ता देते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इसके साथ ही उन मुलाजमीन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए उनकी तनख्वाहों और दीगर मराहत में इजाफा करने तो वहीं उन्हें जॉब सिक्योरिटी मुहैया कराते हुए आउटसोर्सिंग से मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्ज हरारत में इजाफे की महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि बाज़ मकामात पर दर्ज हरारत 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किए जाने का इम्कान है। इस दौरान मुत्तहदा जिला खम्बम में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के जिला काकीनाडा के प्रातिपाडु में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। इस जंगली जानवर की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जो सड़क के किनारे महकमे जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से लगाए गए कैमरा ट्रैप में कैद हो गए थे। ये शेर वोमंगी, पोतुनुरु, सार, हावरम और दीगर देहातों में रात के औकात में घूम रहा है, जिससे इन मुआज़ियात के अवाम में खौफ पाया जाता है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाई बग एयरलाइन के तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। ये तैयारा आज इतवार की सुबह 9:45 को महाराष्ट्र के गोंडिया रवाना होने वाला था, ताहम अचानक एयरपोर्ट के रनवे पर इसके इंजन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से ये तैयारा अचानक रुक गया। बादशाह तैयारे से मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया गया। मुसाफिर रनवे पर ही कई घंटों तक इंतजार करते रहे, ताहम मुसाफिरों की रवानगी के लिए फौरी इंतजामात नहीं किए गए, जिससे मुसाफिरों में शदीद नाराजगी फैल गई और उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारों पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के इलाके दानम्मा झोपड़ी में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 40 साला शेख रशीद को टिप्पर लारी ने टक्कर दी थी, जिसकी वजह से शेख रशीद नामी शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला के फौरी बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लारी ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। शहर हैदराबाद के इलाके राम गोपाल पेट में वाक़े टकीला पब पर पुलिस ने छापा मारा, जहां पर काबिल एतराज रक्स किया जा रहा था और रात देर गए तक हंगामा आराई की जा रही थी। कल रात की गई इस कार्रवाई में टास्क फोर्स की टीम ने इस पब में लड़कियों को काबिल एतराज हालत में डांस करता हुआ पाया। पुलिस ने 18 अफराद बिशमुल 8 डांसर्स को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक इस मामले में राम गोपाल पेट में एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने साउंड सिस्टम को भी जब्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक पब के ऑर्गेनाइजर्स मुकर्ररा वक्त से ज़ायद वक्त तक पब खुला रखे हुए थे, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। हैदराबाद के गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में 44वें नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आगाज 31 मई 2022 से हो रहा है। ये चैंपियनशिप 5 जून तक जारी रहेगी। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने इस चैंपियनशिप से मुताल्लिक मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान भर की 28 रियासतों से करीब 1000 से ज़ायद प्लेयर्स इस आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। शमरजा जाबित, प्रेसिडेंट तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन और प्रेसिडेंट इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, ये हमारा 44th नेशनल आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप है, जो कि हैदराबाद में 31 मई से लेकर 5 जून तक होने वाला है और जिसमें 28 स्टेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
जो कि 1000 से बढ़ के आर्म रेसलर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन है वो 1977 में फाउंड हुआ सो है। उसमें समझिए तकरीबन 28 स्टेट उसके एफिलिएटेड स्टेट्स है। ये अब हैदराबाद में पहले 1982 में और 1985 और 2006 में भी नेशनल आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप हो चुका है। अब उसके बाद समझिए 2020 में होने का था, पेंडेमिक के तरफ से भी 2022 में हो रहा है। अभी हमारे पूरे इंतजाम जो गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में है वहाँ पर होने वाला है वहाँ पर। Hello, I represent Telangana Arm Wrestling Association, and on behalf of all ladies, I take the responsibility, and it's a very pride event which is happening in Hyderabad, and being a part of this association has been a memorable and a learning experience, and the entire association has been working day and night, and all the participants and players have been working hard for this moment. From past 2 years, this is a most awaited event, because from 2 years all the sports players have been waiting for this, and they have whoever wins in these competition, the gold and silver, will be participating the world, representing India to world arm wrestling, and it's a very bright opportunity for all the women who are coming, and there are many people who are coming, even mother and child family members have been participating here, and I'm very happy to be a part of this as well. जो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा 31 ऑफ मई से लेके 5 जून तक हैदराबाद में होने वाला है। इसका जो है सिलेक्शन हर स्टेट अपने अपने स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन करवाते। वो इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट होते वो नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट होते। तो अभी जो हैदराबाद में जो 1000 प्लेयर आ रहे हैं वो सब अपने अपने कैटेगरी में अपने अपने स्टेट के चैम्पियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट है। इसके अंदर लड़कियां और स्पेशली डिसेबल्ड लोग, बच्चों का भी कंपटीशन है। इसके अंदर लड़कियों के भी पूरे कैटेगरीज है और स्पेशली डिसेबल्ड कैटेगरी भी है। तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन जो है, इनकी स्टेशन हैदराबाद का स्टेशन और एयरपोर्ट से लेके हैदराबाद के स्टेशन और एयरपोर्ट तक का पूरी उनके खर्चे की जिम्मेदारी उठाई है, और उनका रहना और उनका खाना हमने जो है यूथ हॉस्टल बुक किया है गच्चीबौली में। यूथ हॉस्टल में उनको ठहराया जाएगा। ऑफिशियल्स के लिए अलग होटल बुक किया है। 3 टाइम का खाना भी जो है एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की शदीद नाराजगी। कहा, सियासी लीडरों के खिलाफ बोलने पर जेल, लेकिन मेरे नबी की शान के बारे में बकवास की जाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। भिवंडी के जलसे-आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने किया दावा। कहा, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ कर दिया है ऐलान जंग। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने भी भिवंडी जलसे से किया खिताब। कहा, हम मजलिस वाले सियासत से नहीं बल्कि मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हैदराबाद के इलाके तुर्कमेजाल में गवर्नमेंट लैंड्स को फरोख्त करने के लिए टीआरएस हुकूमत तैयार। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने ट्वीट करके दी जानकारी। किसानों से धान की खरीदी के अमल में तेजी पैदा करे तेलंगाना हुकूमत। कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर का केसीआर से मुतालबा। और गोपालपेट के टकीला पब पर पुलिस का रेड। काबिल एतराज डांस करने और रात देर गए तक हंगामा राय का इल्जाम। 18 अफराद बिशमूल 8 डांसर्स को किया गया गिरफ्तार। न्यूज बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।